हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की जो अपनी क्लास है वो आपके महिला सुपरवाइजर का जो टेस्ट नंबर है ना वो कौन सा थर्ड रहने वाला है। आज की क्लास में अपने महिला सुपरवाइजर का थर्ड टेस्ट रहेगा। और अगर अपन बात करें तो अब अपन जो ये टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट किया ना एक दो से यानी दो टेस्ट हो चुके हैं और तीसरा आज है, तो इसमें अपन फुल टेस्ट का जो सिलेबस है ना वो कवर करेंगे। आज की क्लास में आपके हिंदी, ठीक है, और जीके, हिंदी प्लस जीके ये आज की क्लास में कवर करेंगे। और आप सभी को पता है कि हिंदी और जीके आपके पार्ट ए का सबसे मजबूत हिस्सा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको हिंदी का पता है 18 क्वेश्चन आएंगे आपके 25 मार्क्स का। ठीक है, और आपको जीके का भी पता है आपके 30 मार्क्स का आएगा, 22 क्वेश्चन आएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सिलेबस का जिसको आज अपन कवर करेंगे। और ये जो आज का टेस्ट है, टेस्ट नंबर थर्ड है, इसमें क्वेश्चन अपन है वो 50 से 60 के बीच में करेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन हिंदी में सही हुए और कितने क्वेश्चन है आपके जीके में सही हुए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक देखने। और इस क्लास की जो पीडीएफ है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस शब्द में संधि विच्छेद है वो सही है। यानी संधि विच्छेद दे रखा है वो अपन को सही बताना है। भावुक, भावुक का भाव प्लस उक, अभि प्लस सेक, अभिषेक, मन प्लस रंजन, मनोरंजन, भानु प्लस उदय, भानुदय। अपन को सही के साथ साथ जो गलत है ना उसका सही क्या होगा वो भी बताना है। तो राइट आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि भानु प्लस उदय भानुदय है, ये आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है संधि विच्छेद। ठीक है, यानी भानुदय का क्या होगा, भानु प्लस उदय। अब आपको ऊपर वाले तीन गलत दिए गए हैं तो उनका आपको आंसर पता होना चाहिए। जैसे भावुक का क्या होता है, भावुक का आपका होता है अयादि संधि है, इसमें भऊ प्लस से उक, बहु प्लस में उक, इसमें संधि कौन सी है, अयादि संधि है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है आपका अभिषेक। अभिषेक की बात करें तो इसमें आपका आता है अभि प्लस में सेक, और इसमें आपकी संधि कौन सी है, संधि है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी है, व्यंजन संधि। मन प्लस रंजन, मनोरंजन, तो इसका होता है आपका मन, विसर्ग आएगा आगे, प्लस रंजन, प्लस रंजन, और आपको पता चल गया कि ये कौन सी है, आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी है, विसर्ग संधि। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है डी। इस प्रकार आपको सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है अपना, उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद है, इनमें से अपन को बताना है। उत्तर प्लस अयन, उत्तर प्लस अयन, उत्तर प्लस आयन, या उत्तरा प्लस है अयन। तो अगर अपन उत्तरायण की बात करें ना तो सबसे पहले तो अपन को पता होनी चाहिए कि इसमें संधि कौन सी है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। स्वर संधि का भाग होता है ना दीर्घ संधि, तो इसमें संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि, पहली चीज। अब आपको आपको इसका संधि विच्छेद आना चाहिए। तो उत्तरायण का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है उत्तर, उत्तर प्लस है अयन, उत्तर प्लस है अयन, और ये कौन से में है, आपके ऑप्शन है ए में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, अहरनिश शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो अब जैसे ना अपन ने इस टेस्ट में संधि को और समास को दो टॉपिक को लिया है, अगले में अपन वाच्य और उपसर्ग या फिर प्रत्यय उपसर्ग ऐसे दो दो टॉपिक है वो लेके चलेंगे और पूरा अच्छे से अपन इसको कवर कर लेंगे। अहरनिश शब्द का सही संधि विच्छेद अपन को बताना है। तो अगर इसमें देखें अहरनिश, अहन प्लस निस, अहम प्लस निशा, अह प्लस निस, और डी है आपका अहन प्लस निशा। अगर अपन देखें तो संधि में निशा में आ का लोप हो जाता है, इसमें निशा में किसका होता है, आ का लोप हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है डी। ठीक है, अहरनिश का होगा अहन प्लस निशा, और इसका संधि शब्द है वो बनेगा अहरनिश, इसका संधि शब्द बनेगा अहरनिश। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन है डी। अगला है, आपको संधि शब्द दिया हुआ है, संधि जैसे
आपको, ठीक है, संधि विच्छेद दिया गया है और सही संधि शब्द अपन को इसमें से चुनना है। अपन को दिया है रीति प्लस अनुसार। रीति प्लस अनुसार का सही संधि क्या होगा? रीतानुसार, रीति अनुसार, रीत्यानुसार, रीत्यनुसार, या फिर इसमें अपन करेंगे अनुत्तरित पर्सन। अनुत्तरित पर्सन की हैबिट है आपको अपनानी पड़ेगी ताकि आप है वो नेगेटिव में ना जाए। अगर अपन इसकी बात करें तो रीति प्लस अनुसार, इसमें आपके क्या है? यण संधि है, यण संधि है। अब आप बताओ कौन सा सही होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रीत्यनुसार। राइट आंसर ऑप्शन है डी। रीति प्लस अनुसार का होगा रीत्यनुसार, रीत्यनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। कुशासन, कु प्लस शासन, जनाकिरण, जन प्लस आकिरण, कुसुमाकर, कुसुम प्लस आंकर, हास्यास्पद, हास्य प्लस आस्पद। तो इसमें अपन को असुमेलित दिया हुआ है ना, उसका चयन करना है। और असुमेलित आपको दिया गया है कुशासन। कुशासन क्यों? क्योंकि इसमें आपके दीर्घ संधि होती है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, और इसका जो संधि विच्छेद होता है कुश प्लस आसन, कुश प्लस आसन, कुशासन। ठीक है। तो ये अपन को असुमेलित यानी गलत दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। बाकी सारे के सारे जो आपके जनाकिरण, कुसुमाकर, हास्यास्पद है, ये सही है, और ये भी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपको निम्न में से किस कूट में दिया गया संधि विच्छेद सही है? अब आप ये देखना कि आपके जो अभी आरएसएसबी जो क्वेश्चन ट्रेंड अपना रहा है ना, वो ये जो छठा क्वेश्चन है इस प्रकार के अपना रहा है, जिसमें आपको 4 स्टेटमेंट में है वो क्वेश्चन मिलता है, और फिर नीचे आपसे पूछा जाता है कौन से सही है या कौन से गलत दिए गए हैं। जिसमें आपको इसमें दिया गया है निर प्लस अलेप, निर्लेप, विपद प्लस जाल, विपजाल, पौ प्लस इतर, पवित्र, वेद प्लस उक्त, वेदोक्त। तो इसमें से आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं। तो अगर अपन बात करें तो इसमें आपका ओनली ओनली ऑप्शन 3 सही है, अयादि संधि, पो प्लस इतर, पवित्र। ठीक है। आपको पता है अ आता है, और आओ, जहां ये आपको ध्वनि आती है वो आपकी क्या होती है? अयादि संधि होती है ना। अब इसमें देखिए, अगर ये पहला, दूसरा और चौथा गलत है तो इसमें क्या गलती हुई है? इसमें आपकी गलती हुई है, इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। गलती क्या कर दी कि आपका नी विसर्ग प्लस लेप, ठीक है, निर्लेप, इसका क्या बनेगा? निर्लेप। विपद प्लस जाल, विपजाल। तो इसमें आपकी व्यंजन संधि है, कौन सी? व्यंजन संधि है, और आपका ये बनेगा विपत, तैक पर विसर्ग प्लस जाल, विपजाल। ठीक है। अगला वेद प्लस उक्त, वेदोक्त। ठीक है। अगर इसमें वेद प्लस उक्त की बात करें तो ये आपका क्या बनेगा? वेदोक्त। और इसमें क्या है? आपके गुण संधि है, गुणे संधि है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें गलती क्या की है कि इसमें आपका क्या होगा? वेद प्लस उक्त होना चाहिए, ऊ छोटा आएगा, ठीक है, वेदोक्त। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि क्या गलती थी, ठीक है, क्या हमें इसमें पहचान करनी थी। अब इसमें आपको मैं पूरा अच्छे से सॉल्यूशन दे रही हूँ ना, तो इसमें आपको क्या समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं ये चीज सोच रहा था और इसमें हाँ ये होनी चाहिए। अब आपको कोई और भी सही लग रहा था ना, तो अब आपको पता चल गया कि इसमें ये गलती थी, तो इसलिए ये सही नहीं हो सकता। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि सही नहीं है? आपको सो इसमें बताना है कौन से में संधि सही नहीं है। चतु विसर्ग प्लस सीमा, चतुसीमा। मन विसर्ग प्लस ताप, मनोताप। अंत प्लस चेतना, अंतस चेतना। आ विसर्ग चर्य, आश्चर्य, और अनुत्तरित पर्सन। ठीक है। तो इसमें जो आपकी गलत है वो क्या हो गया? वो हो गया आपका ऑप्शन है बी। इसमें संधि सही नहीं है। क्यों नहीं है? कि मन विसर्ग प्लस ताप, तो ये मनोताप नहीं होता। इसमें क्या है? विसर्ग तो संधि है, और इसका जो सही बनता है वो बनता है मनस्ताप।
मनस्य ताप, तो ये सही होगा, इसमें ये गलत दे रखा है, तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। और हिंदी को भाई ऐसे ही मत छोड़ देना, हल्के में मत ले लेना है। आपका जो हिंदी है वो अगर आपके और जो सिलेबस के और पॉइंट अगर आपके सही हैं या नहीं है, लेकिन हिंदी आपका सही जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये काफी अच्छे मार्क्स आपको देके जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? नमस्ते, नीरस, स्वल्प, अत्याचार। तो इसमें अगर अपन देखें कि किस शब्द में व्यंजन संधि है, मैं आपको सारे बता देती हूँ। जैसे आपके नमस्ते, नीरस, स्वल्प, अत्याचार है, तो सबसे पहले अत्याचार की बात करें तो इसमें क्या आती है? अत्याचार, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, ठीक है। अयाधि संधि, स्व प्लस स्वल्प, तो सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प, सु अल्प, इसमें क्या हो जाएगी? यण संधि। नीरस, नीरस का हो गया आपके निर प्लस रस, ठीक है। तो क्या आ गया आपके? व्यंजन संधि। और आपके नमस्ते में क्या आता है? विसर्ग संधि आता है, क्योंकि नम विसर्ग प्लस ते, ठीक है। तो ये आपकी विसर्ग संधि। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है व्यंजन संधि, कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन है बी, निरस, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का सही संधि विच्छेद है वो नहीं है, यानी जो गलत दिया हुआ है ना वो अपन को बताना है। वयोवृद्ध, वय विसर्ग प्लस वृद्ध, अंत विसर्ग प्लस गत्वा, अंतोगत्वा, पुनरुक्ति, पुन विसर्ग उक्ति, निरीक्षण, नि विसर्ग इक्षण। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो आप सभी को देखते ही पता चल रहा है कि इसमें जो गलती है वो किस में है? आपके निरीक्षण में है। निरीक्षण में क्यों है? क्योंकि इसमें आपके विसर्ग तो संधि है, ठीक है। और विसर्ग संधि में ई के बाद स्वर आने पर जो रे होता है ना, उसका क्या हो जाता है? आप जो ई के बाद स्वर आने पर विसर्ग है वो रे में बदल जाता है, ठीक है। तो रे में बदल जाता है, तो इसमें आपके क्या आना चाहिए? ये ऊपर ये मात्रा आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सही होगा, ठीक है। नी विसर्ग इक्षण, नी विसर्ग इक्षण, तो ये आना चाहिए, इसलिए ये क्या है आपके? सही होगा, तो ऑप्शन है डी। अगला, किस शब्द में संधि संबंधी त्रुटि है? मनश्चिकित्सा, ज्योतिर्पुंज, पितृपदेश, तरुच्छाया। तो इसमें आपको बताना है कि किस शब्द में संधि संबंधित त्रुटि है। अपन सारों की अगर अपन बात करें तो आप देखिए कि जो मन चिकित्सा है, तो इसमें आपका क्या आता है? मन विसर्ग चिकित्सा, चिकित्सा, इसमें कौन सी आ गई आपको? विसर्ग संधि आ गई, ठीक है। ज्योतिर्पुंज, ज्योतिर्पुंज ये नहीं होता, ये इसमें आपका गलत दे रखा है। क्या आता है? ज्योति विसर्ग प्लस पुंज, तो इसका बनता है ज्योतिष पुंज। क्या बनता है? ज्योतिष पुंज, ये होता है, ठीक है। तो गलती आपकी इसमें दी हुई है। अगला आपका, अगर अपन तरु छाया की बात करें तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? तरु प्लस छाया, जिसमें च का आगम व्यंजन संधि से हुआ है, ठीक है। और अगर अपन पितृपदेश की बात करें तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा पितृ प्लस उपदेश, यण संधि, है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन है बी। आगे अपन बढ़ते हैं, और अगला जो अपन को क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि किस शब्द की संधि सही नहीं है? किस शब्द की संधि सही नहीं है? अपन 13 से 14 क्वेश्चन अपन संधि के करेंगे, आगे के फिर समास पे चलेंगे। तो इसमें अपन देखें कि किस शब्द की संधि सही नहीं है। मुर प्लस अरी, मुरारी, सठ प्लस वदन, सड़वदन, त्रिश प्लस ना, तृष्णा, स्व प्लस छंद, स्वच्छंद। इसमें अगर अपन देखें तो कौन सा आपको सही नहीं, यानी गलत दिया गया है? तो वो दिया गया है सठ प्लस वदन, सड़वदन। क्यों? क्योंकि सठ प्लस वदन, तो इसमें आपकी ड है वो आधा आएगा, इसमें से क्या बनेगा? सड़वदन, ठीक है। व्यंजन संधि है इसमें। ट के बाद में कोई भी स्वर आता है ना, ट के बाद में कोई भी स्वर या किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, जैसे वर्ण या फिर य,
रे, ले, वे, इनमें से कोई भी वर्ण आने पर जो टे होता है ना वो किस में चेंज हो जाता है, ये इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका सही कौन सा नहीं है, ऑप्शन है बी। अच्छे से समझ में आ गया ना कि जब भी टे के बाद में कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा आपका आ जाए, या फिर वो आपका वर्ण आ जाए, या फिर ये रे ले वे में से आ जाए, तो इनमें से कोई भी वर्ण आने पर टे का डे बन जाता है ना। अगला, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? मधु प्लस अरी मधुरी, परमोस्द परम प्लस ओस्द, बृहस्पति व्री विसर्ग पति, उपरी ऊपरी प्लस से ऊपरी। तो इसमें अगर अपन देखें तो अपन को गलत क्या दिया गया है, गलत दिया गया है ऑप्शन है बी। कैसे दिया गया है कि परमोस्द में परम प्लस औस्द, परम प्लस औस्द, ये आएगा। ठीक है, यानी इसमें कौन सी हो जाएगी, वर्दी संधि, वर्दी संधि। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बृहस्पति भ्री विसर्ग पति, इसमें आपके विसर्ग संधि आपको देखते ही पता चल रहा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। संधि का लास्ट क्वेश्चन है, राज ऋषि, राज ऋषि शब्द में कौन सी संधि है, गुण, यण, दीर्घ या वर्दी संधि? तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, इसके अगर अपन संधि करें, संधि तो राजन प्लस ऋषि, प्लस ऋषि, यानी इसमें गुण और व्यंजन दोनों संधि है, गुण और व्यंजन दोनों संधि है। तो आपका जो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, गुण तो दे रखा है, व्यंजन इसमें नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन है ए आ जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे समास के क्वेश्चन पर। अब अपन ने कम से कम 15 क्वेश्चन है वो समास के करेंगे, ताकि अपना समास का टॉपिक है वो भी अच्छे से कवर हो। बहुव्रीहि समास कौन सा नहीं है, इन चार में से अपन को बताना है कि कौन सा बहुव्रीहि समास में नहीं आता। ठीक है, आजीवन, रतन गर्भा, तिलांजलि, चौकन्ना। अब अपन को तभी आप इसको समझ पाओगे जब मैं इसका समास विग्रह करूंगी। यानी आजीवन क्या होता है, आजीवन बोलते हैं ना कि ये आजीवन चलेगा, यानी ये जीवन भर, जीवन भर। तो इसमें क्या आ गया, आपके अव्ययी भाव समास आ गया। फिर रतन गर्भा, रतन गर्भा की बात करें, यानी रतन है जिसके गर्भ में, रतन है जिसके गर्भ में, ये है ना आपके बहुब्रीहि समास। यानी ये किसके लिए बोला गया, पृथ्वी के लिए बोला गया। तिलांजलि, तिलांजलि की बात करें, तिलों की अंजलि, यानी त्याग देना, तिलों की अंजलि, इसका अर्थ क्या हुआ, त्याग देना। चौकन्ना, चार कान है जिसके, चौकन्ना यानी चार कान है जिसके, यानी जो व्यक्ति सजग है। ठीक है, विशिष्ट 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 अर्थ निकलता है ना सजग का, कि चौकन्ना है, सजग है, चार कान है जिसके। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो गया कि बहुब्रीहि समास कौन से में नहीं है, आजीवन में नहीं है, क्योंकि इसमें अव्ययी भाव समास आता है। अगला है, किस विकल्प में सामासिक पद का सही समास विग्रह नहीं है? कंद मूल, कंद और मूल, करुणा सागर, करुणा का सागर, कालाग्नि, अग्नि रूपी काल, कवि श्रेष्ठ, कवि है जो श्रेष्ठ। तो इसमें आपको बताना है कि जो आपके समास विग्रह सही नहीं है, यानी गलत दिया गया है। तो कंद मूल, कंद और मूल नहीं होता, इसका अर्थ होता है कंद मूल आदि। यानी इसमें कौन सा आ गया, इसमें द्वंद समास आ गया, और द्वंद में कौन सा आ गया आपका, समाहार द्वंद, समाहार द्वंद। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, की जो आपको गलत दिया गया है। नीति निपुण सामासिक पद का सही समास विग्रह क्या होगा? नीति से निपुण, नीति का निपुण, नीति के लिए निपुण, और नीति में निपुण। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा ऑप्शन डी, नीति निपुण, यानी नीति में निपुण। इसमें आपके जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास में भी कौन सा तत्पुरुष है, अधिकरण है, तत्पुरुष है, श्वास है। तो आपको ऐसे इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका हर एक चीज है वो कवर हो जाए। इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है? कौन सा तत्पुरुष में कौन सा अपादान?
पदच्युत, शोकाकुल, बाढ़ पीड़ित, हस्तलिखित। इसमें आप देखो, जैसे मैं आपको सारों का ही बता देती हूँ। सबसे पहले आप देखो शोकाकुल, शोक में आकुल, सॉरी शोक से आकुल, शोकाकुल यानी शोक से आकुल। तो इसमें क्या आ रहा है, से यानी आपके क्या आ जाएगा, करण तत्पुरुष आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, करण। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। तो इसमें भी आपका कौन सा आ गया, इसमें भी कर्ण तत्पुरुष से समास आ गया। अगला हस्त लिखित यानी हस्त द्वारा लिखित, हस्त द्वारा लिखित। तो इसमें अगर अपन देखें द्वारा यानी कर्ण, कर्ण तत्पुरुष। बचा कौन सा, पदच्युत। तो आपका जो राइट आंसर होगा अपादान तत्पुरुष किसमें है, तो वो आपके ऑप्शन है ए में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समास की दृष्टि से कौन सा सुमेल सही है। इसमें से कौन सा सही दे रखे हैं, बाकी गलत दे रखे हैं। प्रतियोगिता, अपविभाव समास, नरभक्षी, कर्म तत्पुरुष, शिवालय, अपादान तत्पुरुष, न्यायालय, संबंध तत्पुरुष। अब देखो इसमें प्रतियोगिता, प्रतियोगिता में अव्ययभाव समास है, सुमेल सही है बताना है ना। तो अब इसमें देखो क्या अव्ययभाव है, इसमें प्रतियोगिता यानी, प्रतियोगिता यानी योग के साथ योग देने की क्रिया। प्रतियोगिता का अर्थ इसमें क्या होता है, योग के साथ, साथ है योग देने की क्रिया, प्रतियोगिता देने की क्रिया। तो ये क्या हो गया, ये आपके तत्पुरुष, ठीक है। क्रिया प्रति उपसर्ग के, योग के साथ योग देने की क्रिया प्रति उपसर्ग के, यानी इसमें आपके तत्पुरुष समास आ जाता है, इसमें आपके तत्पुरुष। अब अपन बात करें नरभक्षी, नरभक्षी क्या आता है, नरों को भक्षित करने वाला। नरभक्षी नरों को भक्षित करने वाला, भक्षित करने वाला। और ये क्या होगा, को आ गया नहीं कर्म। तो ये आपके सही दे रखा है, ऑप्शन है बी। शिवालय की अपन बात करें तो शिव के लिए आलय यानी शिव के लिए स्थान है। तो के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, अपादान न होकर के इसमें क्या आ जाएगा, संप्रदान आ जाएगा। वही अपन न्यायालय बात करें तो न्याय के लिए आलय, इसमें भी आपके संप्रदान आ जाएगा। शिव के लिए आलय यानी स्थान है, न्याय के लिए आलय यानी स्थान है, न्यायालय, इसमें आपके संप्रदान। अगला है कि निम्न में से किस विकल्प में सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, यानी गलत लिखा है, वो अपन को बताना है। शांति दूत, शांति का दूत। दूरागत, दूर को आगत, दूर को आगत नहीं होता, दूर से आगत होता है। दुरागत, दूर से आगत, यानी इसमें आपके क्या होता है, अपादान तत्पुरुष समास होता है ना। और इसमें और देखे शांति दूत, शांति का दूत, शांति का दूत यानी संबंध तत्पुरुष हो गया। सोमवार, सोम का वार, पदान्वय, पद का अन्वय, ये सारे के सारे तीनों के तीनों क्या हो गए, तीनों के तीनों आपके संबंध तत्पुरुष से संबंधित है, जो कि सही दिए हुए हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि दुरागत, दूर को आगत नहीं होता, दूर से आगत होता है, यानी अपादान तत्पुरुष। अगला है समास विग्रह असुमेलित है, वो अपन को बताना है। प्रत्युत्तर, उत्तर का उत्तर, एक एक, एक के बाद एक, सुना सुनी, सुनने के बाद सुनना, विवेक पूर्वक, विवेक है जो पूर्ण, ठीक है, विवेक है जो पूर्ण। तो विवेक पूर्वक, विवेक पूर्वक, विवेक है जो पूर्ण नहीं, ये आता है विवेक के साथ, विवेक पूर्वक यानी विवेक के साथ। इसमें आपका अव्ययभाव समास आता है, अव्ययभाव समास, ठीक है। और सारे है ना शब्द है, वो सारे के सारे अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं, ठीक है। ये भी जैसे प्रत्युत्तर, एक एक, सुना सुनी, ये भी आपके अव्ययभाव समास के उदाहरण है। लेकिन ये इसमें जो समास विग्रह वो गलत कर रखा है, विवेक है जो पूर्ण नहीं, विवेक के साथ, विवेक के साथ, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व है, कर्मधारय, अव्ययभाव और तत्पुरुष। अगर आपने थोड़ा सा ढंग से ऊपर वाले जो ये एग्जाम्पल थे ना वो देखे हो, तो ये किसका है, धीरे धीरे अव्ययभाव, यानी धीरे के बाद धीरे, धीरे के बाद धीरे, अव्ययभाव समास, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस विकल्प में सामासिक पद का सही समास विग्रह नहीं है,
मनमाना, मन से माना, मदांत, मद से अंधा, महादेव, महान है जो देव, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। समास विग्रह इसमें जिसमें गलत दिया गया है वो अपन को बताना है। देखते ही पता चल रहा है ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो मुख चंद्र यानी चंद्र रूपी मुख होगा, चंद्र रूपी मुख। और इसमें क्या आता है आपके, इसमें आता है चंद्र रूपी मुख में कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और अगर अपन मनमाना में देखें तो इसमें करण, मन से माना कर्ण तत्पुरुष आ जाएगा। ठीक है, मदांत, मदांत में भी आपके कर्ण तत्पुरुष आ जाएगा। महादेव, महान है जो देव, महादेव। ठीक है, इसमें आपका कौन सा कर्मधारय है, कर्म है धार्य। और आपके मुख चंद्र में भी कर्म धार्य, लेकिन मुख रूपी चंद्र नहीं, चंद्र रूपी मुख होगा। राइट आंसर ऑप्शन है डी। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल मैं लेके आई हूँ ताकि आपको हर एक चीज है वो कवर हो। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्लास को लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट भी करना कि हाँ आपको क्लास है वो काफी हेल्पफुल लग रही है और आपके लिए काफी अच्छी है। अगला है गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुब्रीहि। तो इसमें सबसे पहले तो अगर आपको समास विग्रह पता होगा तभी आप इसमें से सही कर पाओगे। गुरुदेव यानी जो गुरु है जो देव है, जो गुरु है जो देव है, जो देव है। यहाँ गुरु और देव दोनों शब्द है वो किसी संज्ञा के लिए विशेषण का काम कर रही है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपके क्या हो गया, एक कर्मधारय समास हो गया। राइट आंसर ऑप्शन है सी, गुरु देव। जो गुरु है जो देव है, यानी गुरु और देव दोनों शब्द किसी संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में समास विग्रह सही नहीं है? 36, 6 और 20। 36, 6 और 20 सही है क्या? बिल्कुल गलत है। ठीक है, 36, 6 और 30 आएगा। और इसमें समास कौन सा होगा? इसमें द्वंद समास होगा। ठीक है, हस्तारविंद, हस्तारविंद, अरविंद रूपी हस्त यानी कर्मधारय समास, ये सही है। सावधान, अवधान सहित, अवधान सहित यानी अविभव समास, अविभव। बारंबार, बार के बाद बार, ये भी अविभव समास हो गया। राइट आंसर ऑप्शन है ए। अगला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि आदर्शोन्मुख सामासिक पद का सही समास विग्रह कौन सा होगा? आदर्श की ओर उन्मुख है, आदर्श को उन्मुख है, आदर्श के लिए उन्मुख और आदर्श से उन्मुख। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आदोर, आदर्शोन्मुख है, ये आपका संबंध तत्पुरुष है। इसमें कौन सा है आपका समास है? संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी, आदर्श को उन्मुख। मनोविकार सामासिक पद का सही समास विग्रह कौन सा है? मन से विकार, मन का विकार, मन में विकार, विकार जो मन में उत्पन्न हो। ठीक है, तो इसमें अगर अपन देखें तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मन का विकार यानी आपका संबंध तत्पुरुष। राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है व्यंग्यार्थ सामाजिक, जो सामासिक पद है इसमें कौन सा समास है? क्या है? व्यंग्यार्थ। इसमें आपका जो सामासिक शब्द समास विग्रह है वो क्या है? व्यंग्य है जिस अर्थ में, जिस अर्थ में। तो अब बताओ, इसमें जब आप इसका समास विग्रह कर लेते हो ना तब आपको पहचान करने में आसानी हो जाती है कि ये कौन सा समास है। अब सभी को पता चल रहा है कि ये कर्मधारय समास है। किस विकल्प में सामासिक पद का सही समास विग्रह नहीं है? अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, गुरु दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा, जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। तो इसमें गुरु दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा नहीं होती, गुरु के लिए दक्षिणा होती है ना? यानी गुरु के लिए दक्षिणा, और के लिए आ गया तो आपका क्या आ जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। राइट आंसर ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन, समास के लास्ट के क्वेश्चन आते हुए, किस विकल्प में सामासिक पद का सही समास विग्रह हुआ है? अहोरात्र, अहन या रात्रि, जीवन दान, जीवन के लिए दान, गांव गांव, गांव ही गांव में, तपोधन, तप ही है धन जिसका।
इसमें आपको सही दिया हुआ है ना वो बताना है, बाकी के जो गलत है वो मैं आपको बता दूंगी। राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा इसका जो सही दे रखा है ऑप्शन डी, तपोधन। तप ही है धन जिसका, यानी इसमें कर्मधारय समास आएगा। ऊपर वाले गलत क्यों है? क्योंकि अहोरात्र, अहोरात्र यानी अहन और रात्र, इसमें आएगा अहन और रात्र, यानी इसमें द्वंद्व समास है और द्वंद्व में भी इतरेतर द्वंद्व है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, ये नहीं सीधा कि द्वंद्व समास है, नहीं, इसमें इतरेतर द्वंद्व है या समाहार द्वंद्व है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जीवन दान, जीवन के लिए दान नहीं होता, ये होता है जीवन का दान। जीवन का दान यानी संबंध तत्पुरुष समास। गांव, गांव होता है गांव के बाद गांव, गांव के बाद गांव। और इसमें क्या आ गया फिर? के बाद आते ही आपको पता होना चाहिए अव्ययभाव समास है। मैंने आपको इतने एग्जाम्पल करवाए, इतने अच्छे से उसकी व्याख्या करवा दी कि आप अगर आपने अभी तक ये टॉपिक भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी आप अच्छे से कवर कर पा रहे होंगे कि कौन से में अव्ययभाव समास होगा, ठीक है, कौन से में आपके तत्पुरुष और कौन सा तत्पुरुष समास होगा, किस में कर्मधारय समास होगा, किस में बहुब्रीहि समास होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगला अपन को दे रखा है कि किस विकल्प में सामासिक पद का सही समास विग्रह हुआ है। ऊपर वाले जैसे क्वेश्चन है, बस इसमें चेंज हुए है तो एक एग्जाम्पल। कौन सा? यश प्राप्त, यश को प्राप्त, रण निमंत्रण, रण का निमंत्रण, लताच्छादित, लता पर आच्छादित, विद्या रतन, विद्या रूपी रतन। देखो, विद्या रतन, विद्या रूपी रतन नहीं होता, ये होता है रतन रूपी विद्या, रतन रूपी विद्या, ठीक है। तो ये इसमें क्या आ गया? कर्मधारय, कर्मधारय। लता आच्छादित, लता पर आच्छादित नहीं होता, लता से आच्छादित होता है, लता से यानी करण तत्पुरुष। रण निमंत्रण, रण निमंत्रण, रण का निमंत्रण नहीं होता, रण के लिए निमंत्रण होता है, रण के लिए निमंत्रण, यानी इसमें आ जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष। और जो सही है वो आपका क्या है? ऑप्शन ए, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यानी आपका कर्म तत्पुरुष, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसको देखना है। अगला क्वेश्चन, लास्ट के 3 क्वेश्चन रहे हैं इस टॉपिक के, फिर अपन चलेंगे आपके अगले टॉपिक यानी जीके के पोर्शन पर। किस विकल्प में सामासिक पद का सही समास विग्रह नहीं हुआ, गलत हुआ है, वो अपन को बताना है। शरणागत, शरण को आगत, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, स्वयं कृत, स्वयं के द्वारा कृत, सेवा निवर्त, सेवा से निवर्त, सेवा निवर्त, सेवा से निवर्त, यानी आपकी सेवा से निवर्त आ गया तो अपादान आ गया ना, अपादान तत्पुरुष, ठीक है। स्वयं कृत, स्वयं के द्वारा, यानी करण तत्पुरुष, ठीक है। और शरणागत, शरण को आगत, यानी कर्म तत्पुरुष है। और शीतोष्ण, शीत या उष्ण नहीं होता, इसमें होता है शीत और उष्ण, शीत और उष्ण। तो इसमें कौन सा आ गया? आपका इतरेतर द्वंद आ गया, इतरेतर द्वंद। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भी आज वाले। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सामासिक पद का सही समास विग्रह हुआ है? पर्णशाला, बापदाता, भयाक्रांत, मुनिवर। तो इसमें आपको सही समास विग्रह हुआ है वो बताना है। तो वो आपका है ऑप्शन डी, मुनिवर, मुनियों में वर, यानी अधिकरण, अधिकरण। अब ऊपर वालों में गलत क्या है? पर्णशाला, पर्णों की शाला नहीं होती, पर्णों से बनी शाला, से बनी शाला, यानी कर्ण तत्पुरुष। बाप दादा, बाप और दादा नहीं, बाप दादा आदि, इसमें क्या आता है आपका? समाहार द्वंद, समाहार द्वंद। अब देखो, अब द्वंद के मैंने दो टाइप करवा दिया आपको, एक तो इतरेतर द्वंद और एक समाहार द्वंद, ठीक है। इतरेतर द्वंद किसमें होता है? जिसमें आपके और आता है बीच में, जैसे शीतोष्ण, शीत और उष्ण, इतरेंद्र द्वंद, ठीक है। वहीं अगर आपके आ जाए बाप दादा आदि, ठीक है, तो वो होता है आपका समाहार द्वंद। दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अगला आपका है, किस विकल्प से सामासिक पद का सही समास विग्रह नहीं है, सही नहीं है, वो अपन को बताना है। कृष्णा, कृष्णाश्रित, कृष्ण पर आश्रित, ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, गृहागत, गृह को गत, घृतानन, घृत में पका अन्न। तो इसमें जो आपको गलत दे रखा है ना, वो दे रखा है ऑप्शन सी,
गृहागत, गृहागत गृह को आगत नहीं होता, आपके अगर देखें तो गृहगत होता है, ठीक है। ये गृहा है नहीं, ये नहीं होता, ये होता है गृहगत, ठीक है। गृह को गत, इसमें गलती है, ठीक है। और इसमें आपके कर्म तत्पुरुष है, पहली चीज सही होगी। फिर अगर अपन देखें कृष्णाश्रित, कृष्ण पर आश्रित यानी अधिकरण, ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त यानी कर्म तत्पुरुष है, और घृतानंद, घृत में पका हुआ अन्न यानी अधिकरण। लास्ट क्वेश्चन आपका इसका समास का और हिंदी का, किस विकल्प में सामासिक पद का सही समास विग्रह नहीं है? अपना प्राया, अपना या प्राया, आजन्म, जन्म पर्यंत, 31, एक और 30, 31, ऊंचा योग, उच्च है जो योग, उच्च है जो योग। तो इसमें अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो कौन सा होना चाहिए भी अपना राइट आंसर? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है बी, आज जन्म। सही नहीं दिया गया ना, आज जन्म सही नहीं गया, जीवन पर्यंत नहीं, जन्म से, आज जन्म यानी जन्म से, इसमें अविभाव समास आ गया आपका, अविभाव। अब इसमें देखिए अपना पराया, अपना या पराया, अब मैंने आपको बताया था ना कि और आएगा वहां इतरेतर आ जाएगा, ठीक है। जैसे बाप, दादा, आदि आ गया, वहां समाहार द्वंद आ जाएगा, ठीक है। आदि आ गया, वहां समाहार द्वंद आ जाएगा। और अगर आ जाए आपके या, अपना या पराया, तो वहां आपका वैकल्पिक या आ गया ना, तो वहां पर वैकल्पिक द्वंद आ जाएगा। आप कमेंट करके बताना क्या आपका द्वंद समास है वो अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। 31, एक और 30 यानी इतरेतर द्वंद, और ऊंचा योग, उच्च है जो योग, वो क्या आ गया आपका कर्मधारय, कर्मधारय है। ये मैंने आपको हिंदी के 34 क्वेश्चन करवा दिए, आपके कितने सही हुए ये मुझे कमेंट करके बताओगे आप, ठीक है। काफी अच्छे से और डिटेल से, और जो चीजें आपके एग्जाम में आती है ना सेम वैसे ही मैंने इन क्वेश्चंस को आपको करवाया है, ताकि आपके आगे से आगे अच्छे से प्रैक्टिस हो और कहीं भी आप अटको ना, ठीक है। अब चलो, अब अपन चलेंगे अपने अगले पोर्शन पर, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, और वो क्या है, वो है आपकी हमारी टेस्ट सीरीज, और आपके महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 की स्पेशल टेस्ट सीरीज जो हम चला रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन बिल्कुल आरएसएसबी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेस्ड मिलेंगे, सिलेबस के अनुसार पूरी तरह तैयार होगा, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज में क्या मिलेंगे, जो आरएसएसबी पैटर्न आज कल ट्रेंड में है ना, जिस प्रकार के क्वेश्चन बनाती है, आपके असेसरेशन रीजन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ है आपके जो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे ना, सभी के साथ फुल डिटेल्ड आपके सॉल्यूशन है मिलेगा, ठीक है। रिवीजन आपका बार बार होगा उस टेस्ट सीरीज से, प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट टेस्ट सीरीज है। अगर आप लोग ये टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो आप अलग अलग भी आप परचेज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि कई जो स्टूडेंट होते हैं ना वो ये भी बोलते हैं कि मैम हमें तो सिर्फ जो आपके प्रबंध के गुण है ना, यानी मैनेजमेंट वाले 4 टॉपिक है वो ही कवर करनी है। तो मैंने उसके लिए पार्ट ए में जो 15 टेस्ट बनाए हैं, ठीक है। ईच टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, सिर्फ 5-9 में, ठीक है। और अगर आप ओनली पार्ट बी का लेना चाहते हो कि हमें सिर्फ पार्ट बी ही कवर करना है, मैनेजमेंट और हमारा हिंदी ये सब तो कवर है, तो वो उसमें आपको 10 टेस्ट और ईच टेस्ट में 85 क्वेश्चन मिलेंगे, ये सिर्फ 149 में। इसमें आप सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में टेस्ट लेना चाहो वो ले सकते हो, ऐप के अंदर आप टेस्ट करके अपनी रैंक वगैरह, आपने कितने सही किए, कितने गलत, कितने आपने छोड़ दिए, अनअटेम्प्ट रहे, ठीक है, वो भी सारे आप देख सकते हो। और अगर दोनों एक साथ यानी कॉम्बो के रूप में लेना चाहो कि जिसमें आपके 10 फुल टेस्ट भी आ जाए आपके, कौन से पार्ट बी वाले, ठीक है, और साथ साथ में प्रबंधकीय गुण के ये जो 15 टेस्ट है ना, ईच टेस्ट में 20 क्वेश्चन वो भी आप ले सकते हो। अगर दोनों लो तो एक कॉम्बो में आपको 199 में मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज कैसे प्राप्त करनी है, आपको टेलीग्राम पे जाना है, @प्रीत क्लासेस 05 पर डीएम करना है, आपको वहां बताना है कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेस्ट चाहिए या फिर आप ऐप पे करना चाहते हो, उस हिसाब से वहां पर आपको पेमेंट है वो वेरीफाइड करने के बाद है आपको टेस्ट सीरीज है प्रोवाइड है करवा दी जाएगी। ये टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा स्टूडेंट ने है वो इसको लाइक किया है, उनकी तैयारियां वो काफी अच्छी हो रही है। अगर आप लोग भी ये परचेज करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर डीएम करना।
अब चलो अपन चलते हैं अपने अगले पोर्शन पर और अगला अपना है जीके का जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अपना जो पहला क्वेश्चन है कि बसंत पीर का युद्ध किन रियासतों के मध्य हुआ था और कब हुआ था? जैसलमेर और जोधपुर के मध्य, जैसलमेर और नागौर के मध्य, जैसलमेर और बीकानेर के मध्य, जैसलमेर और अजमेर के मध्य। तो इसमें बसंत पीर का जो युद्ध हुआ वो होता है आपके 1828 में। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बीकानेर की सेना के द्वारा आक्रमण किया गया था आपके बसंत पीर जैसलमेर पर। बसंत पीर है वो आपके किस में आता है? जैसलमेर में आता है। जैसलमेर में आता है और इस पर है इन्होंने आक्रमण किया था बीकानेर की सेना ने। तो ये किसके मध्य हुआ था? आपके जैसलमेर और बीकानेर। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। कब हुआ था? 1828 में और इसमें हार हुई थी बीकानेर की सेना के। तो ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मैंने आपको जो हमारी 1000 एमसीक्यूज वाली जीके की जो सीरीज चल रही थी ना, 1000 एमसीक्यूज, उसमें मैंने करवाया है और सारे के सारे उस सीरीज में क्वेश्चन अपन ने लगभग है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। इसकी भी हमने पार्ट ए यानी 500 एमसीक्यूज की है वो पीडीएफ निकाल रखी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र में वरिक वंश ने शासन किया था? किस आपके वंश ने वरिक वंश में शासन शासन किया था? बयाना में, बदनौर में, अलवर में और अजमेर में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बयाना, भरतपुर। भरतपुर में वरिक वंश का शासन था। और अगर अपन बात करें 371 ईस्वी में, 71 ईस्वी के जो विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख है, विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख है जो कहां पर है? बयाना में। बयाना में से विष्णुवर्धन नामक वृंक वंश के राजा का उल्लेख मिलता है। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि राजपूताना के किस क्षेत्र में वृक वंश ने शासन किया था? बयाना भरतपुर में किया था। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख है, वहां से मिलता है। 371 ईस्वी का ये स्तंभ लेख है और इससे किस राजा का मिलता है? तो याद रखना विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन नामक वृक वंश के राजा थे जिनका यहाँ से उल्लेख है मिलता है। इसके पिता का नाम यशोवर्धन था और बोला जाता है कि ये संभवतः है वो समुद्रगुप्त के सामंत थे। ये भी आप याद रख लेना। अगर पिता के नाम के बारे में भी आपसे पूछा जाए तो याद रखना यशोवर्धन। भरतपुर के जाट राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सूरजमल, रणजीत सिंह, चूड़ामन और बदन सिंह। राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, चूड़ामन हो जाएगा। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राजवंश का संस्थापक चूड़ामन को माना जाता है और चूड़ामन योग्य नेता और एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। ये कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। राजनीतिज्ञ कि ऐसा कौन सा शासक था जाट राजवंश का जो कि अच्छा नेता भी था और कुशल राजनीतिज्ञ भी था? वो आपको कई बार पूछा गया, ये चूड़ामन था, ठीक है। उसने अपनी संगठन क्षमता, ठीक है, अपनी जो विलक्षण बुद्धि थी और अपना जो रण चातुर्य था ना, इससे जाट आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार भी किया था। तो ये भी आपसे पूछ ले कि जाट आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार किसने किया था? तो चुंडामन जाट ने किया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने 1805 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ पर आक्रमण किया था? लॉर्ड लेक ने, कैप्टन सावर्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड बेंटिक ने। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड लेक ने किया था। लॉर्ड लेक ने भरतपुर जो किला है ना उसका घेरा डाला था और जनवरी 1805 से लेकर आपके अप्रैल 1805 तक अंग्रेजों का कई बार यहाँ पर है वो आक्रमण हुआ था, ठीक है। और फिर जब ये जीत पाने में असफल रहने पर अंग्रेजों ने विवश होकर 10 अप्रैल 1805 ईस्वी को जो यहाँ के राजा थे ना रणजीत सिंह उसके साथ संधि कर ली थी। तो कई बार आपसे ये पूछा जाता है कब की थी? तो ये संधि की थी 10 अप्रैल 1805 में। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। भरतपुर के शासक महाराजा किशन सिंह के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है? अंग्रेजों द्वारा महाराजा राम सिंह को गद्दी से हटाकर उनके 1 वर्षीय पुत्र किशन सिंह को शासक बनाया गया।
इनके लालन पालन का दायित्व राजमाता गिरिराज कुमारी के हाथों में था। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भरतपुर राज्य छोड़ने पर विवश किया और पीजी मैकेंजी को राज्य का प्रशासन ने नियुक्त किया। उनकी वीरता व बहादुरी के लिए स्वाई और बहादुर जंग की उपाधि से सुशोभित किया गया। तो इसमें से आपको ये बताना है कि ये कौन सा इसके लिए गलत है। किसमें? महाराजा किशन सिंह। तो इसमें जो गलत है ना वो दे रखा है ऑप्शन है फोर्थ है कि उनकी वीरता व बहादुरी के लिए स्वाई और बहादुर जंग की उपाधि से सुशोभित किया गया था। स्वाई और बहादुर जंग की जो उपाधि है ना वो महाराजा किशन सिंह को नहीं, इसमें किशन सिंह के बारे में बोला है ना, किशन सिंह को नहीं, ये महाराजा बृजेंद्र सिंह को दी गई थी। बृजेंद्र सिंह को दी गई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर के किस जाट शासक को जाटों का अफलातून कहा जाता है? जसवंत सिंह, बदन सिंह, रणजीत सिंह, सूरजमल। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है, सूरजमल को कहा जाता है। आप सभी को पता है धौलपुर के शासक निहाल सिंह नाबालिग होने के कारण धौलपुर राज्य का शासन प्रबंध किसे सौंपा गया था? सर दिनकर राव, मिस्टर स्मिथ, मेजर डेनी, पीजी मैकेंजी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है एक, सर दिनकर राव। जो राणा भगवंत सिंह थे, राणा भगवंत सिंह, उनके बाद उनका जो पुत्र आया था निहाल सिंह, ठीक है, निहाल सिंह। इनके पुत्र कौन थे? निहाल सिंह भगवंत सिंह के पुत्र थे। ये है वो आपके क्या थे? 1873, फरवरी 1873 में धौलपुर के शासक बने थे। तो ये भी आपसे पूछ ले, फरवरी आपके 1873 में, लेकिन उस टाइम ये नाबालिग थे। तो जो राज्य का शासन प्रबंधन था ना वो सर दिनकर राव को सौंपा गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे ये पूछ लेना कि शासन प्रबंध तो इनको सौंप दिया गया, तो उस टाइम राजनीतिक एजेंट कौन थे? राजनीतिक एजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि इस टाइम राजनीतिक एजेंट कौन थे, ठीक है। ये कौन थे? मेजर आपके डेनी थे, मेजर डेनी थे। लेकिन मैंने थोड़ा और आगे क्वेश्चन बनाया, वो क्या कि धौलपुर के शासक निहाल सिंह नाबालिग होने के कारण धौलपुर राज्य का शासन प्रबंधन किसों को सौंपा गया था। अब पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में राजनीतिक एजेंट के बारे में पूछा है, तो हो सकता है अगली बार किस में पूछ ले, शासन प्रबंध किसको सौंपा? सर दिनकर राव को। किस मुगल बादशाह ने गज सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह की उपाधि प्रदान की? इतनी बड़ी उपाधि है वो किसने दी थी? वो दी थी अहमद शाह ने। किसने? अहमद शाह ने, ठीक है, ये भी याद रखना। और ये अहमद शाह इन्होंने प्रसन्न होकर उपाधि के साथ साथ 7,000 का मनसब भी दिया था, ये भी याद रख लेना। बाबर के पुत्र कामरान के बीकानेर आक्रमण कब? 1534 ईस्वी के समय राव जेठ सिंह ने बीकानेर दुर्ग की जिम्मेदारी किसे सौंपकर स्वयं अन्य स्थान पर प्रस्थान किया था? नागराज, भोजराज रूपावत, अनूप सिंह, कल्याणमल। तो ये इन्होंने आक्रमण के समय जो कामरान थे इन्होंने बीकानेर पर आक्रमण किया था, तो राव जेठ सिंह ने ये जिम्मेदारी दुर्ग की किसको सौंपी थी? ये सौंपी थी भोजराज रूपावत को। तो याद रखना भोजराज रूपावत, ठीक है। आपको इसमें और भी कुछ अगर पूछे तो ये आप याद रख सकते हो कि जब बाद में ये 26 अक्टूबर 1544 को अचानक आक्रमण कर जेत सिंह ने है वो कामरान को हरा दिया था। जेत सिंह ने अचानक आक्रमण किया था इस पे, जेत सिंह ने कामरान पर, ठीक है, 26 अक्टूबर 1544 को। तो ये भी आप याद रखना। और वापिस है वो किले पर अधिकार कर लिया था। निम्न में से किस आक्रमण में युद्ध करते हुए राव लूणकरण की मृत्यु मार्च 1526 को हो गई थी? ये आपको बताना है। तो ये जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है फोर्थ, नारनौल का आक्रमण। जो राव लूणकरण थे ना इन्होंने 1526 ईस्वी में आपके नारनौल है, ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा का जो नवाब था ना शेख, नवाब शेख है अभी मीरा, सॉरी, अभी मीरा, ठीक है, इस पर आक्रमण किया था। और इन्होंने ढोसी नामक स्थान पर युद्ध हुआ था इनके बीच में। अगर स्थान का नाम पूछ ले तो याद रखना ढोसी नामक स्थान पर ये युद्ध हुआ था, जहां पर विश्वासघात होने के कारण 31 मार्च
31 मार्च, मार्च में भी याद रख सकते हो, 31 मार्च 1526 ईस्वी में ये जो राव लूणकरण है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको याद रखना है राव लूणकरण ने आपके 1526 में नारनौल हरियाणा में शेख अबी मीरा है उन पर आक्रमण किया था, और वहां पर इनके खिलाफ है जो षड्यंत्र हुआ या विश्वासघात हुआ, उसके चलते 31 मार्च 1526 को ये आपके वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बीकानेर का शासक कर्ण सिंह किन दो मुगल बादशाहों का समकालीन था? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि ये शाहजहां और औरंगजेब। कर्ण सिंह के अगर आपके शासनकाल के बारे में पूछे तो 1631 से 1669 तक रहा था, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि जो शाहजहां है उसका शासनकाल 1628 से 1658 तक रहा था। फिर औरंगजेब है, वो औरंगजेब रहा था। औरंगजेब की अगर अपन बात करें उसका शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा था। तो इन दोनों के बीच में किसका आता है? कर्ण सिंह का आता है। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? कल्याणमल, अनूप सिंह, राय सिंह और लूणकरण। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है राय सिंह, क्योंकि बीकानेर के राय सिंह का शासनकाल कितना था? 1574 से 1612 तक। वहीं अगर अपन अकबर की बात करें तो अकबर के काल का भी आपको पता होना चाहिए, 1556 से 1605, यानी 74 से 1605 तक। और फिर जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के काल की बात करें तो जहांगीर का काल है वो कितना रहा था? जहांगीर का काल रहा था 1605 से 1627। तो देखो अब इन दोनों के बीच का काल है ना ये, इसलिए। किस पत्रिका में गंगा सिंह की दमनकारी नीतियों की आलोचना की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके बीकानेर एक दिग्दर्शन इसमें की गई है। राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। मुगल बादशाह औरंगजेब को राजपूत शासकों ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? औरंगजेब के बारे में बोला गया है आलमगीर, खलीफा, जहांबानी, दीवान ए तन। राइट आंसर ऑप्शन ए आलमगीर, ठीक है। औरंगजेब का एक अटक अभियान था, अटक। और अटक कहाँ पर है? पंजाब, पंजाब। इसके दौरान जो करण सिंह था ना, करण सिंह ने राजपूताना के शासकों को उज्बेकों के आक्रमण से बचाया था, ठीक है। और इस कारण राजपूत शासकों ने करण सिंह को जंगलधर बादशाह और औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी थी। तो अब ये क्वेश्चन था ना वो थोड़ा सा हटके था, यानी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो आपके राजपूत शासक ये जो करण सिंह था ना, करण सिंह को राजपूतों ने क्या उपाधि दी थी? राजपूत शासकों ने, ठीक है। तो इनको दी थी आपके जंगलधर, जंगलधर बादशाह, बादशाह। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने औरंगजेब को कौन सी दी थी? औरंगजेब को आलमगीर दी थी। तो ये तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा था, मैंने ये क्वेश्चन बना दिया ताकि हो सके आगे ये पूछ ले तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने किससे की थी? जो उज्बेक थे ना, उज्बेकों के आक्रमण से उनको बचाया था, इसलिए ये उपाधि दी गई थी। मतीरे की राड़ नामक युद्ध बीकानेर के राजा कर्ण सिंह और नागौर के किस राजा के मध्य हुआ? ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है ना हजार एमसीक्यूज वाली सीरीज में। मोटा राजा उदय सिंह, जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह द्वितीय और अमर सिंह राठौड़। तो ये आपके राइट आंसर क्या होता है कि जो मतीरेरी राड़ कब हुई थी? 1644 में, ठीक है। कहां पर हुई थी? जाखणिया गांव। जाखणिया गांव कहां पर पड़ता है? नागौर। और जो आपका सिलवा गांव है, सिलवा गांव ये कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर। इनके किसानों के बीच मतीरे जो तरबूज होता है ना उसकी बेल को लेकर विवाद हुआ था, और इस संघर्ष में विजय है वो बीकानेर के शासक जो महाराजा करण सिंह थी उनकी हुई थी। और ये किन के बीच में हुआ था? मोटा राजा उदय सिंह और इनके बीच में। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है ए। या फिर ये मैंने गलत बताया आपको? राइट आंसर आप कमेंट करके बताओ। बीकानेर के कवि दयालदास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका जन्म बीकानेर के कुड़िया गांव में हुआ। इन्होंने बीकानेर राठौड़ी ख्यात लिखी, जिसमें राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के जो राज्यारोहण राज्याभिषेक हुआ था ना तब तक की जानकारी मिलती है। ये बीकानेर के 3 राजाओं गज सिंह, रतन सिंह और सरदार सिंह के दरबारी कवि रहे। इनके द्वारा रचित दयालदास श्री ख्यात में बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है। ये अपने हजार एमसीक्यूज
टेस्ट सीरीज है ना, उसका ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर देखें तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, कि जो कवि दयालदास है ना, इनके बारे में गलत है। दयालदास बीकानेर के 3 शासकों के दरबारी कवि रहे हैं, लेकिन उसमें आपके देखें तो सूरत सिंह कब से कब तक, 1787 से लेकर 1828 ईस्वी तक। ठीक है, फिर रतन सिंह आते हैं। रतन सिंह के कार्यकाल में 1828 से लेकर 1851 तक। और फिर आते हैं आपके सरदार सिंह। फिर आते हैं सरदार सिंह और उनका कार्यकाल आपके 1851 से 1872 था। ठीक है, ये 3 राजा थे, इनका ये कार्यकाल था। इनके समकालीन रहे थे कवि दयालदास। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, जो इसमें गलत दिया हुआ है। आगे अपन बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको हमारी जो 1000 एमसीक्यू सीरीज है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये आपके राजस्थान जीके के जो 4 सब्जेक्ट है ना आपके, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी, इन चारों के मैंने पहले पार्ट ही बना, इसका 500 क्वेश्चन बनाए हैं, 500 एमसीक्यू। और वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, जिसमें आपके अगर क्वेश्चन की बात करें ना, तो आपका जो लेटेस्ट आरएसएसबी और आरपीएससी एग्जाम पैटर्न है ना, उस पर आधारित है। एसएस रेशन रीजन वाले, स्टेटमेंट बेस्ड, टू लेयर कॉम्बिनेशन, या फिर किसी का जो इसमें अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि किसी ने स्टेटमेंट दे दिया, किसके बारे में स्टेटमेंट दे दिया, किस युद्ध में दिया था, कब दिया था, ऐसे क्वेश्चन भी इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे, और आपको काफी डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। वो तो आप ऐसे ही देख लो कि सिर्फ 500 एमसीक्यूज हैं, और इस ये जो पीडीएफ है ना, ये 275 पेज की है। तो आप देख लो कितना अच्छा कंटेंट आपको इसमें प्रोवाइड करवाया गया होगा। और ये आपके किसी भी एग्जाम के जरूरी नहीं है, महिला सुपरवाइजर आपके आरएसएस भी जितने एग्जाम लेती है, आरपीएससी एग्जाम लेती है, आपका महिला सुपरवाइजर, एलडीसी, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये परचेज करनी है तो सिर्फ ये 69 में है, आपको 500 एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और वही आपको परचेज करने के लिए @प्रीत क्लासेज पर डीएम करना है टेलीग्राम पर। अगला क्वेश्चन है अपना, किस जोधपुर शासक ने अपने दरबारी कवि बांकीदास को देश निकाला दिया था? इसमें अपन देखें, मानसिंह ने, जसवंत सिंह द्वितीय ने, भीम सिंह ने, या फिर मालदेव ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट है। बांकीदास महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि थे और इनके काव्य गुरु भी थे। इन्होंने एक पद में नाथों के लिए अपशब्द का प्रयोग कर दिया था। ठीक है, किसके लिए? नाथों के लिए। और आप सभी को पता होगा कि मानसिंह है वो किस धर्म के जो है वो प्रवर्तक मान लो, या फिर किस धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो मानसिंह के बारे में पढ़ना है ये चीज। इसके कारण मानसिंह ने उन्हें देश निकाला दिया था। और बांकीदास ने, बांकीदास विख्यात मान जसो मंडन, आपने पढ़ा हुआ ना, मान जसो मंडन, ये इनकी रचनाएं हैं। रेक बांकीदास ख्यात, ये तो आप सभी को ही पता है, बांकीदास ख्यात। ठीक है, जो मानसिंह थे ना, ये नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। तो जो इनके काव्य गुरु थे ना, आपके बांकीदास, इन्होंने नाथों के लिए, नाथ संप्रदाय से रिलेटेड थे, इनके लिए है कुछ अपशब्द बोल दिए थे, इसलिए इन्होंने इनको देश निकाला दिया था। अगला क्वेश्चन है, महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में खेजड़ी की घटना कब घटित हुई, जिसमें 363 निर्दोष पर्यावरण प्रेमियों को अपना बलिदान देना पड़ा था? ये हुई थी आपके 28 अगस्त 1730 को। महाराजा अभय सिंह ने, जो हाकिम गिरधारीदास भंडारी है, हाकिम, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसको, हाकिम गिरधारीदास भंडारी भंडारी, इनको खेजड़ली जो गांव है ना, जो कि जोधपुर में पड़ता है आपके, ठीक है, इसमें खेजड़ी के वृक्ष काटने का आदेश दिया था। लेकिन खेजड़ी के पौधों को बचाने के लिए 28 अगस्त 1730 को, और इसमें तिथि पूछ ली जाती है, ये तिथि थी भाद्र शुक्ल दशमी, शुक्ल दशमी। इस तिथि को अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363, इसमें से 363 में 294 तो पुरुष थे और 69 महिलाएं थी। ये भी आप याद रख सकते हो। लोगों ने वृक्ष से लिपट कर है वो अपना बलिदान दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड।
जोधपुर के राजकुमार अजीत सिंह की धाई कौन थी? पन्ना धाई, गोरा धाई, उमा धाई और कमला धाई। राइट आंसर ऑप्शन है 2। अगला जो क्वेश्चन है कि जोधपुर गढ़ के कोट के साथ रानी सागर का कोट और शहर पनाह का निर्माण किस मारवाड़ शासक द्वारा करवाया गया है? ठीक है, तो ये आपको इसमें कमेंट करके मुझे बताना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ, और एक मैंने ऊपर भी छोड़ा था, मतीरे की राड। ये दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप कमेंट करके बताओगे और मैं देखूंगी किस किस स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया है। ठीक है, फिर इन दोनों का जो आंसर होगा ना, मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट करना, क्योंकि शेयर तो आप लोग करोगे नहीं, तो आपको अच्छे अच्छे कमेंट है वो जरूर करने हैं। तो चलिए अब अपन मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।